देख लेते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन निकाले थे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उससे क्या क्या कंक्लूजन निकले। देखो, सबसे पहले उन्होंने कंक्लूजन निकाला ये कि हो सकता है कि बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जिसको हम न्यूक्लियस बोल देंगे। ओके, और जो कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे ऑर्बिट में। अब उन्होंने बोला कि देखो इस पे तो फोर्स लग रही होगी, ठीक है, तो ये तो बीच में गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए उन्होंने बोला कि इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और ये घुमाएंगे, मतलब रिवॉल्व करेंगे, तभी ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छा, न्यूक्लियस का जो चार्ज था वो इन्होंने कितना दिया, ये लाइंस लिख लेनी है आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ लेनी है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज था वो उन्होंने बोला कि Z इंटू ई होता है। अब ये Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर, और E क्या है, E इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इंटू नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वो पूरा चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज होता है Ze। तो उन्होंने बोला कि जो भी फोर्स लगेगी, पहली बात तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि चार्जेस के बीच में लग रही है, तो फोर्स कितनी होगी, के Q1 Q2 होता है, तो Q1 मतलब ZE इंटू Q2E, दूसरा इलेक्ट्रॉन है अपॉन आर का स्क्वायर, इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सलरेशन मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर। वेलोसिटी निकाल लेते हैं, आर से आर काट दो, क्या बच गया, वी स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने दे दी कि वो होती है KZE² बाय आर इंटू ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंक्लूजन दे दिया रदरफोर्ड ने, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये घूम रहे होंगे और दिस इज योर इट्स वेलोसिटी। ओके, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये मॉडल फेल क्यों हो गया। फेल होने के दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन कि ये जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल बस ऐसा समझ लो कि एटम्स जो रेडिएशन करते हैं, ठीक है, उसी को लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अब रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो स्पेक्ट्रम निकलेगा वो बिल्कुल कंटिन्यूस होगा। क्यों कंटिन्यूस होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगी, वो यहाँ आ गया, फिर उसके बाद यहाँ घूमता रहा वो, फिर उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ घूमता रहा, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ घूमता रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हर जगह पे घूम सकता है। इसका मतलब हर टाइप का फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ये बोला किसने, रदरफोर्ड ने। अब एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट भी करेगा। तो एमिशन की बारी में क्या हुआ, एमिशन की बारी में वो सारे के सारे जो हों पैटर्न नहीं आए हुए। ठीक है, उसकी जगह क्या आया, लाइन्स आई, मतलब कुछ एक फोटॉन्स की लाइन्स आई, कुछ एक की नहीं आई। इसका मतलब है कि वो सभी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूस नहीं आया स्पेक्ट्रम, एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है उसके पास, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसलिए फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट तो उसका यहीं पे स्पेक्ट्रम ही फेल हो गया। तो फर्स्ट जो स्पेक्ट्रम फेल हुआ, इसका मतलब है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि क्या, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद आया सेकंड क्यों फेल होगी, एक साइंटिस्ट थे प्लैंक्स। तो एक आती प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अगर आप लोगों ने सुनी हो कभी तो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो जो मर्जी हो, अगर वो चल रहा है मतलब एक्सलरेटेड है, अगर उसके पास एक्सलरेशन है, ऑब्वियसली यहाँ एक्सलरेशन थी ना उसके पास, ठीक है, तो अगर उसके पास एक्सलरेशन है, कौन सी एक्सलरेशन थी हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास सेंटीमीटर एक्सलरेशन। तो उन्होंने ये बोला कि अगर किसी के पास एक्सलरेशन है तो वो क्या करेगा, वो एमिट करेगा रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशन एमिट करने का मतलब क्या हुआ कि रेडिएशन एमिट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा तो बीच में गिर जाएगा धीरे धीरे एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये दो बड़े रीजन थे। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा, घूमते घूमते क्या हो जाएगा, एनर्जी लूज करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा जाके।
ठीक है, तो ये दो फेलियर थे। ओके, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आए अपने बोहर। तो अब नील बोहर ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो 3 पोस्टुलेट्स दिए, इनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो ये 3 पोस्टुलेट्स क्या थे, उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट ये बोला कि पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सर्टेन ऑर्बिट में घूमेंगे, जिसको हम मतलब सर्टेन सर्टेन पाथ में घूमेंगे, जिसको ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस के बाहर की तरफ को, उनको शेल्स भी बोलते हैं ना। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, तो ये फर्स्ट वाला शेल आ गया, फिर सेकंड शेल आ गया, फिर थर्ड शेल आ गया, तो ऐसे करके ये न्यूक्लियस हो गया। तो इनको KLM करके नाम दे दिया, 1 2 3 बोल दो। तो ये हैं शेल्स एंड ऑर्बिट्स। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं में पाए जा सकते हैं, इन्हीं में घूमते रहेंगे और उनको इनमें घूमने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी एनर्जी होगी हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग। तो यही सेकंड लाइन थी कि देयर इज ए डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच स्टेबल ऑर्बिट। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि हर ऑर्बिट की अपनी डेफिनेट एनर्जी होगी और वहाँ के इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी होगी, और उनको घूमने के लिए कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी उस ऑर्बिट में, ठीक है। हाँ, उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तब उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी रेडिएशन बाहर से आएंगी वो उस एनर्जी को लेंगे और ऊपर भाग जाएंगे, ठीक है। फिर जब वापस आना होगा उन्होंने, तो फिर से रेडिएशन कर देंगे, जो एनर्जी उन्होंने ली थी वो वापस भेज देंगे। ये बोला था उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं पहले। तो हुआ ये कि अब आपको पता है कि पार्टिकल नेचर था, ओके, पार्टिकल नेचर था ना वेव का। तो बोहर की क्वांटाइजेशन थ्योरी जो थी उसके हिसाब से ये बोला गया, देखो पहली बात तो पार्टिकल ने वेव जब होती है तो क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो जाती हैं। ओके, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स का मतलब होता है ऐसे कुछ वेव्स बनेंगी। ओके, अगर इनका नोड्स इनके बीच में आ जाता है तब तो ये वेव एग्जिस्ट करेंगी, अदरवाइज वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी। अदरवाइज यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके नोड्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी लेंथ अगर L है पूरी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पार्टिकल नेचर के अंडर चेक कर रहे हैं हम। तो ये बोला, तो अब ये जो L होगा वो किसके इक्वल होगा, n λ/2 के, ठीक है, n λ/2 के। तो अब यही सेम केस ऑर्बिट में होगा, ऑर्बिट में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये ऑर्बिट है, तो इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, मतलब वेव जनरेट होगी, पार्टिकल वेव थी ना, तो इस तरह से वेव यहाँ पे ऐसे करके एक वेव जनरेट हो जाएगी। और देखो ये जाके टच होगी, वैसे ये यहाँ से नहीं होनी थी, ये यहाँ से ऐसे करके होनी थी, मतलब एक वेव बनेगी इस टाइप की पूरी, ठीक है। तो अब उसने बोला कि अगर इसका रेडियस r है और इस वेव की जो लेंथ है वो लैम्डा है, यहाँ से लेके कहाँ तक, इधर, इधर तक, ठीक है, ये लैम्डा होगी। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसे ही n ऑर्बिट्स हैं या nth ऑर्बिट है, ये वाला nth ऑर्बिट है, इफ nth ऑर्बिट, तो क्या होगा, तो 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा होगा, ठीक है। अब ये तो हमें पता क्या है, ठीक है। लैम्डा की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h/p। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 पाई के साथ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, h/m इंटू v ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा NH/2 पाई इज इक्वल टू mvr। ओके, और यही तो क्या है, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम L। L मतलब P इंटू आर, मोमेंटम इंटू आर इज एंगुलर मोमेंटम।
तो यही उसने लास्ट में बोला था कि एल जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, h/2 का। h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना यहाँ पे। तो ऐसे करके जो है वो ऑर्बिट्स के बारे में उसने पोस्टुलेट्स दिए थे, और बोला कि जो भी ये एटम्स हैं, इन एटम्स में क्या होगा कि एनर्जीज होंगी, है ना। सभी शेल्स की एनर्जीज बताई थी ना उसने। तो सभी शेल्स की एनर्जी मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये सेकंड एनर्जी लेवल है E2। तो ये E2 माइनस E1 कितना होगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू ऑब्वियसली hc/λ, जो हमने शुरू में पढ़ा था। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी है अच्छे से। तो अब हमें बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो रेडियस और वेलोसिटी निकली है उसकी डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, होगा क्या इसमें कि हमने क्या करना है, हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी अभी अभी वैल्यूज, क्या क्या पढ़ी थी कि फोर्स जो है वो कितनी फोर्स लगेगी इस पे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इन पे फोर्स लगेगी अंदर को, और यहाँ पे कौन पड़ा है, न्यूक्लियस, ZE प्लस ZE है ना। तो रेडियस R है, इस पे फोर्स लग रही है अंदर को, और एक्सलरेशन भी अंदर को ही लग रही है। तो ये तो हमने निकाल लिया था, किसके इक्वल था, जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू ZE² KZE² अपॉन R²। ओके, और एक्सलरेशन इज इक्वल टू V² अपॉन R। ठीक है, ये तो आ गया था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, है ना। अब हमने देखना है नील्स बोहर ने क्या बोला था। तो नील्स बोहर ने क्या बोला, उसकी इक्वेशन को भी साथ में कंबाइन करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि KZE² डिवाइडेड बाय R² इज इक्वल टू MV² अपॉन R। इतना तो आ गया था, R को R से काट दो। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो नील्स बोहर की थी वो लिख लेते हैं। उसने क्या बोला था, MVR इज इक्वल टू किसके होगा, NH/2 पाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले रेडियस। तो हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू आ जाएगा NH/2 पाई MR। ये उठा के इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें पुट करोगे तो देखो ध्यान से क्या आ रहा है, वैल्यूज पुट करनी है ध्यान से। तो इसमें पुट करनी है हमने, तो यहाँ तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ KZE जो है KZE² अपॉन R इज इक्वल टू M इंटू V² की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब V तो है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो N का स्क्वायर H का स्क्वायर अपॉन 4 पाई² इंटू M का स्क्वायर R का स्क्वायर। तो V तो गया गायब। ठीक है, अब बचा R। R की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो, और कुछ कट रहा है, M से M कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, ZNE। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल दो। तो ये देखो, ये R है, इसको ऊपर ले जाओ, तो R को उस तरफ लेके जाएंगे तो सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, N² H² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 पाई², फिर उसके बाद KZE² इंटू M, ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें कांस्टेंट है बड़ा कुछ कांस्टेंट है, मतलब R इज इक्वल टू N, इस N और Z को छोड़ के सारा कुछ कांस्टेंट है, तो उसको अंदर लिख देंगे H का स्क्वायर अपॉन 4 पाई² KME², ये सारा कुछ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई आ जाएगा N का स्क्वायर अपॉन Z। अब देखो, इतना बड़ा कांस्टेंट हम ना तो वैल्यू डालेंगे ना याद रखेंगे बार बार, इसलिए हम इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू जो बनती है वो आती है R इज इक्वल टू 0.529। ठीक है, N² अपॉन Z। ये आ गई किसकी, R की वैल्यू। अब हमने निकालनी है वेलोसिटी की। R की निकाल ली, V की निकालनी है अब। ठीक है, तो मेरे पास R की वैल्यू क्या आ गई है, देखो R की वैल्यू आ गई मेरे पास अभी अभी आई है, R इज इक्वल टू H का स्क्वायर अपॉन 4 पाई² KM
ई स्क्वेयर, साथ में क्या आ जाएगा एन स्क्वेयर, और यहाँ जेड, ये आई है आर की वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालनी है वैल्यू वी की। तो मैं क्या करूँगा, यही वाली वैल्यू उठा के अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, आर की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूँ तो वी आ जाएगा। तो पहले तो मैं वी देख ही लेता हूँ कितना, अच्छा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम इंटू, अब आर की वैल्यू डालनी है तो ध्यान से देखो, एच स्क्वेयर, एन स्क्वेयर, बाकी सब कुछ ऊपर, 2 पाई का होल स्क्वेयर, लिख सकता हूँ ऐसे में, के एम ई स्क्वेयर इंटू जेड। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 पाई से एक 2 पाई कट जाएगा, एक एच से एक एच कट गया, एक एन से एक एन कट गया, और एम से एम कट गया। तो v की वैल्यू क्या बच गई, v इज इक्वल टू, ये बच गया 2 पाई के ई स्क्वेयर जेड अपॉन एन एच, एन एच बच गया। अब इसमें से भी कुछ कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू एन और z को पीछे कर दो, तो बाकी जो बचा उसको कांस्टेंट लिख दो, के ई स्क्वेयर बाय एच, अंदर के बाहर के बच गया z बाय एन। ओके, अब यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा इतना बड़ा कांस्टेंट आ गया, इसको भी हटाओ और क्या लिख दोगे इसकी जगह, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन एन। तो अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो आपका आर आया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो आर आया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एन स्क्वेयर अपॉन जेड के। ओके, और ये जो वेलोसिटी आई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जेड अपॉन एन के। ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे निकालना है हमें एनर्जी। तो देखो एनर्जी कौन कौन सी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसको यू से लिखते हैं, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इनकी वैल्यूज निकालनी है अब हमें। तो इनको, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो हमें पता क्या होती है, यू इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला ही आ गया। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ, मतलब निकालने के लिए इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास एक वैल्यू थी दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू किसके, अगर आपको याद हो तो ये था एम वी स्क्वेयर अपॉन आर के। एक आर काट दो, और इसको काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो देखो ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, के जेड ई स्क्वेयर बाय 2 आर, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के हम लिखेंगे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी कितनी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखो ये -1, अगर इसको माने तो ये हाफ है प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ। तो माइनस का हाफ मतलब माइनस का के जेड ई स्क्वेयर बाय 2 आर, दिस इज योर टोटल एनर्जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें इसको इन टर्म्स ऑफ आर निकालना है। तो मैं आर निकालने के लिए क्या करूँगा, सॉरी इन टर्म्स ऑफ आर नहीं, मतलब आर की वैल्यू पुट कर दूंगा जो मैंने अभी अभी की निकाली थी। तो आर की वैल्यू क्या निकली थी, आर की वैल्यू हमारे पास निकली है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर के एम ई का स्क्वेयर इंटू जेड। तो ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो देखो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसकी जगह आ जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और बाकी सब कुछ ऊपर चल जाएगा, तो सब कुछ ऊपर डाल दो, 4 पाई आर स्क्वेयर के एम ई स्क्वेयर जेड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, माइनस ऑफ 2 से ये वाला कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, एन एच कुछ भी नहीं कट रहा है, बाकी जो भी बचा वो सारा लिख दो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें z और n बाहर निकालने हैं, ठीक है, तो z और n को अलग से लिख दो। तो देखो z कहाँ कहाँ पे है? एक यहाँ पे है z और एक z यहाँ पे,
और एन, एन नीचे एन स्क्वायर, इनके अलावा बाकी सब कुछ लिख दो। तो 2k हैं, k का स्क्वायर, ई 4 है, ई की पावर 4, तो देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2k थे, उसके बाद क्या बच गया, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, और उसके बाद बच गया m, तो आई थिंक यही बचा है, अपॉन नीचे बचा h, इस सब को लिख दो ब्रैकेट के अंदर। बाहर क्या बचेगा, बाहर बचेगा z अपॉन n का स्क्वायर, अच्छा z भी 2 है तो z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये फिर से कांस्टेंट आ रहे हैं सारे, और इनकी वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो ना तो वो वैल्यू आती है 13.6 z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये n क्या है जो बार बार आ रहा है, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट जो भी आएगा आपका, n1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट वगैरह वगैरह। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये निकला ये आपकी एनर्जी। और इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात इसमें ये है कि ये जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रही है, z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। तो मैं फिर से लिख दूं कि एनर्जी आ गई है इसके इक्वल, ओके, वेलोसिटी जो थी हमारी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, ओके। और जो हमारा रेडियस आया था वो किसके इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो था n स्क्वायर अपॉन z के। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का भी याद रख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का भी, इसका तो याद रह ही जाएगा।